हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अविनाश जी कंप्यूटर पे। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारी टीम ने एक ऐसा चैनल बनाया है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को परिपूर्ण कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिस पे आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। उसी क्रम में मैं अपने माध्यम से आपको हिंदी और हिंदी व्याकरण की क्लास पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल शुरुआत की गई है, यह जो है आपके ही लिए तैयार किया गया है। आपके जो एकेडमिक क्लासों में पढ़ते हैं, 6 से 12 में बच्चे पढ़ते हैं, उनके माध्यम से उनके लिए किया गया है। तो जो आप लोग जैसे पढ़ते रहते हैं, एकेडमिक पढ़ने के बाद जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, पैसा खर्च होता है। तो हम लोग की क्या सोच है कि हम लोग यहाँ पर आपको रह करके एकेडमिक के साथ साथ जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी जो है आपको कराते रहेंगे। तो इसी क्रम में मैं शिव कुमार मौर्य आपको हिंदी व्याकरण में आज पहली क्लास जो होगी वो वर्ण विचार की होगी। तो वर्ण विचार एक ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से आप अपने बेसिक व्याकरण में बेसिक को तैयार कर सकते हैं। बच्चे जो है बीए एमए इंटर करने लगते हैं, लेकिन बेसिक अपना जो वर्ण विचार चैप्टर होता है उसको भूल जाते हैं। उसी में हम लोग आज वर्ण विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ध्वनि या वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। इसके माध्यम से आप पूरे वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। जैसे आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। इसमें आप पढ़ेंगे स्वर को पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह होती है हमारे मुख से जो निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, वह जैसे आपको पता है कि हमारे मुख से जो कुछ भी ध्वनि निकलती है उसको स्वर और व्यंजन में वर्णों के माध्यम से बांट दिया गया है। तो स्वर वह ध्वनि होती है, स्वर वह व्यंजन होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, बिना किसी रुकावट। स्वर में कोई रुकावट नहीं होती है, चाहे आप जितने वर्ण होते हैं स्वर में, उनको जब बोलेंगे तो बिना हमारे किसी रुकावट के जो ध्वनि बाहर निकलती है वही स्वर कहलाता है। तो स्वर की संख्या हम बात करेंगे तो स्वर की संख्या होती है 11। मूल स्वर 11 ही होते हैं, और 2 अगर और जोड़ देंगे तो कहीं कहीं आपको 13 बताया जाता है कि स्वर होते हैं 13। उसमें जो अंक आह होता है उसको जोड़ देने पर इसकी संख्या हो जाती है 13, लेकिन जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं 11 ही। कौन कौन से होते हैं? जैसे देख लीजिए, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ऋषि की हम बाद में बात कर लेंगे। ऋषि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आप ऋषि ले लेंगे तो जो संस्कृत भाषा से ली गई है, ऋषि स्वर को मिलाकर के स्वर, मूल स्वर यही आपके होते हैं 11। इसका प्रयोग जो है ऋषि का बहुत कम ही संस्कृत भाषाओं में किया जाता है। अब लेकिन बात यहाँ आती है कि स्वर तो होते हैं 11, लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं? तो यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं। बताते हैं, उनको याद रहता है 11 स्वर होते हैं तो 11 मात्राएं भी होंगी, लेकिन मात्राएं होती हैं 10। मात्राएं होती हैं 10। मात्रा 10 कैसे? ये जो आपका छोटा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी इसमें देख रहे हैं आप 10 बच रहे हैं, 10 मात्राएं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वर कितने होते हैं मूल, तो 11, लेकिन मात्राएं पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे 10 ही बताएंगे। इसके बाद आता है आपका व्यंजन आता है। स्वर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। अभी जो है हम लोग मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजन। तो उसके बाद बात आती है स्वर के बाद व्यंजन की। व्यंजन
अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जो जब हमारे मुख से जो कोई ध्वनि निकलती है तो बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। ऐसे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जाते, जिसमें स्वर की सहायता अनिवार्य है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो आप देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यंजन की संख्या बताई गई है 33। तो व्यंजन मुख्य रूप से 33 होते हैं। तो आपको यहाँ पे 52 वर्णमाला में हमने बताया है 52 होते हैं, तो 52, लेकिन जो है इसमें आपको अभी हम टोटल कराएंगे किस प्रकार से 52 हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क च ट त प। आपको इतना याद करना है, क च ट त प, क च ट त प। आपको इतना याद करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका 5 वर्ण होता है। का के बाद ख, ग, घ, अंग, छ, ज, झ, ञ, ठ, ड, ढ, अण, थ, द, ध, न, फ, ब, म, भ, म। आपके ये 5 वर्ण जो है कहलाते हैं, इसको समझना है। और ये आपके वर्ग हैं, इसको आप से कहें का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये आपके 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, आप देख रहे हैं। और जो ये 5वां वर्ण होता वर्ण होते हैं, इन्हीं को अनुनासिक कहा जाता है। इनको ही अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है। अब इन्हें प्रश्न आता है कि इन्हें और किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये वर्ण कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण जो अपने मुख से निकलते हैं तो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। जैसे इधर देखिए, ये आपका गला है। अब यहाँ पे देखिए, इसको फिर से देख लीजिए, इधर लिख दे रहा हूं, ये आपका गला हो गया। देखिए, ये हम 5 प्रकार से समझेंगे जो वर्ण 5 निकले हैं: कंठ, मूर्धा, तालु, दंत्य और ओष्ठ। ये जो 5 वर्ग देख रहे हैं आप, ये इन्हीं 5 प्रकार से निकलते हैं। हमारे गले से जब निकलते हैं तो सबसे पहले कंठ हमारा देखते रहे, तो कंठ से का वर्ग निकलेगा, का, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठ से निकलेगा। उसके बाद चा वर्ग निकलेगा मूर्धा से, टा वर्ग निकलेगा तालु से, और जो है मा आपका ता वर्ग निकलेगा दंत से, और पा वर्ग निकलेगा ओष्ठ से। तो ये जो 5 वर्ग बोल देख रहे हैं आप, इन्हीं को कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है कि ये जब हमारे मुख से प्राण वायु जब निकलती है, ये मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम स्पर्शी व्यंजन कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंठ से निकल रहा है कुछ वर्ण, कुछ मूर्धा से, कुछ तालु से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके स्पर्शी व्यंजन हो। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 25। स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25। अब इसके बाद आपका आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? या, र, ल। तो इन स्पर्शी व्यंजनों के बाद हम लोग अब इसके बाद जानेंगे अगले वर्ण कौन कौन से होते हैं। इसको हम लोग मिटा करके आगे देखते हैं। इसके बाद जो व्यंजन आएंगे वे होंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन
कितने होते हैं? होते हैं 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है, अर्धस्वर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आता है कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो इन्हीं को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन हो गए 4, आप देख रहे हैं। उसके बाद आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या होती है 4। कौन कौन से आते हैं? शाखा, साहा। अब इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलने से, मुख से जब आप बाहर निकालेंगे ध्वनि को, तो इनको बोलने से जिह्वा जब आपकी स्पर्श करेगी किसी न किसी भाग को, लेकिन इसको बोलने से मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं 33, 4, 37 ये आपका हो गया, और ये 4 ये हो गए। तो अभी हमको 52 वर्ण आपको बताना है कि जिसमें से 11 मूल स्वर भी थे, 11 स्वर भी थे। अब इसके बाद जो बच रहा है, ये तो मुख्य रूप से यही हो गए व्यंजन। व्यंजन ये हुए 25 आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए, और 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, और 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। तो 25, 4, 29, 4, 33। आपने ये 4, 4, 8 ये 25 वो आपके देखे 33 मूल व्यंजन यही होते हैं। इसके बाद जो होता है वह होता है आपका संयुक्त व्यंजन। ये मूल व्यंजन में नहीं आएगा। अब हम संयुक्त व्यंजन देखते हैं कौन कौन से होंगे। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी न किसी से दो वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे छ है तो आपका का प्लस सा, त्रा है आपका तो ता प्लस रा, ज्ञ है तो जा प्लस इया, और स्रा है आप देख लीजिए सा प्लस रा। इन 4 वर्णों से मिलकर के ये 4 वर्ण इस प्रकार से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए पूरे 52 वर्णमाला में आपने 11 स्वर देखा, 33 में व्यंजन मुख्य थे, जिसमें 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। आपकी संख्या कितनी हो गई? अभी 52 पूरी नहीं हुई। अब आगे देखते हैं इसको पूरा कैसे करना है। और कुछ वर्ण होते हैं जो 52 में होते हैं। स्वर में हमने बताया था कि 11 ही स्वर होते हैं, मूल स्वर 11 ही होते हैं। अब देखिए अभी 52 नहीं हुई है संख्या, इसमें 2 और व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन। दो ये हो जाते हैं आपके, कौन कौन से हैं? ये और आपका अंगा और ढा, ये आपके द्विगुण व्यंजन में आ जाते हैं। तो अभी आपकी संख्या पहुंचेगी कितनी? आप 11 स्वर ले लीजिए प्लस 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 जो है संयुक्त व्यंजन, 4, 4, 8, 4, 12 और इधर आपका 11, 23 हो गया। और ये आपका संख्या पहुंच गई 50। अब इसके बाद 2 अभी बच रहे हैं, 52 में 2 बच रहे हैं। स्वर में हमने बताया था कि मूल स्वर 11 ही होते हैं, लेकिन 2 स्वर और जो होते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि अंक और आह को जो है मूल स्वर में ना रख करके इन्हें आयोग वाह कहा जाता है। आयोग वाह प्लस इसमें 2 और कर दीजिए, और प्लस आप द्विगुण व्यंजन देखे थे। अब आप देख सकते हैं कि संख्या कितनी हो रही है। आप देखेंगे कि 2, 2, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 16, 10 इधर 11 ले लीजिए, 26, 1, 27 और 25 जोड़ दीजिए, आपकी कितनी संख्या हो जाएगी? 27 और 25 कितने जोड़ेंगे तो आपको 52 वर्ण आने चाहिए। यहाँ पे 52 वर्ण टोटल हिंदी वर्णमाला में होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि स्वर, देखिए स्वर में थोड़ा सा जो मुख्य रूप से मतलब स्वर बताए थे हमने, वो 11 ही मूल होते हैं, जिसमें से मूल स्वर अगर पूछ ले, मूल स्वर तो उसमें 4 होते हैं, आ, ई, उ और ऋषि।
ठीक है, इसी को मूल स्वर और इसी को ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। और इसमें जो दीर्घ स्वर होता है, इसमें बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ, औ, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 इधर, 7 4 11। हमने 11 मूल स्वर बताया था और 2 आयोग वाह ले लेंगे तो आपकी संख्या हो जाएगी 13। समझ रहे हैं? तो ये मूल स्वर। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ लोग ए, छोटा ए इसको मानते हैं, छोटा ओ मानते हैं। गलत, ये दीर्घ में ही आएगा। इसको छोटा आ मतलब छोटा ए और ओ, इसको ह्रस्व में नहीं रखना है, इसे दीर्घ में ही रखना है। बोलने पे छोटा ए आए करते हैं भले, लेकिन ये आता है दीर्घ में। इसके बाद आता है आपका आयोग वाह, हमने बता दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे कौन कौन से व्यंजन होते हैं जो घोष होते हैं, सघोष होते हैं, और जो है आपका जो है कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं, कौन महाप्राण होते हैं। तो ये क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए जो है हम लोग इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्लास आज से ही मेरी पहली क्लास व्याकरण में है, इस वजह से आपको आगे जो क्लासें मिलेंगी विधिवत तरीके से मिलती रहेंगी। व्याकरण में हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आगे हर क्लास आपको इस प्रकार से मिलती रहेगी। तो व्याकरण में पहला जो चैप्टर होता है वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, वाक्य विचार, फिर संधि, समास, फिर हम लोग बड़ी क्लासों के व्याकरण को पढ़ेंगे, रस, छंद, अलंकार, और बीच बीच में हम लोग हिंदी साहित्य भी पढ़ेंगे। और काव्य का पोर्शन जो होता है 9 और 11 12 में तुलसीदास के काव्य जो हैं, जो लिखे गए हैं, रहीमदास के दोहे, कबीर के दोहे, उसको भी हम लोग बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।